और इसका जो दूसरा जो कंसेप्ट है वो है हाइब्रिडाइजेशन का। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन और ओवरलैपिंग दोनों अलग अलग टाइम में दिया गया है, ठीक है ना। पहले जो मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने की कोशिश हुई थी उसमें पहला कंसेप्ट ओवरलैपिंग का था। हाइब्रिडाइजेशन ओवरलैपिंग के 5 साल बाद आया। ओवरलैपिंग में एरर है, सिर्फ ओवरलैपिंग कंसेप्ट से मॉलिक्यूल एक्सप्लेन कीजिएगा तो नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जो पीबीटी में पहले आया था वो ओवरलैपिंग से ही मॉलिक्यूल एक्सप्लेन हुआ। तो सबसे पहले हम ओवरलैपिंग बताएंगे, ओवरलैपिंग कंसेप्ट क्या कहता है, फिर उसके बाद ओवरलैपिंग से मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करेंगे। आप खुद देखिएगा कि जब आप मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन कीजिएगा तो एरर आ जाएगा। वीबीटी मतलब ओवरलैपिंग का कंसेप्ट अपने ही स्टेटमेंट पे क्या हो जाएगा, कॉन्ट्राडिक्ट हो जाएगा। तो उसको फिर जस्टिफाई करने के लिए फिर एक कंसेप्ट दिया गया था 5 साल बाद हाइब्रिडाइजेशन का, ठीक है। तो अभी हम लोग पहले ओवरलैपिंग पढ़ेंगे फिर हाइब्रिडाइजेशन, फिर दोनों को मिला के पढ़ेंगे। अब देखिए, तो सबसे पहले जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ओवरलैपिंग कंसेप्ट है वो क्या कहता है। तो देखिए ओवरलैपिंग नाम से ही क्लियर हो रहा है। ओवरलैपिंग मतलब दो लोग, कोई दो चीज होगा जो एक दूसरे के कॉमन स्पेस में प्रेजेंट होगा, उसी को ओवरलैपिंग कहेंगे। तो ओवरलैपिंग में देखिए क्या है, समझिएगा। मान लीजिए कि कोई एटम है, मान लीजिए कि कोई एटम है जो कोवैलेंट बॉन्ड बना रहा है। तो उस एटम में क्या क्या चीज आपको देखना है। तो एटम होगा, उस एटम में क्या होगा, वैलेंस सेल होगा। बोलिए वैलेंस सेल होगा कि नहीं होगा, बोलिए ना जी। उस वैलेंस सेल में क्या होगा, तो उस वैलेंस सेल में एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे। बोलिए होंगे कि नहीं होंगे, होंगे सर। होंगे। अब ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल है उसमें क्या दो तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल हो सकते हैं, एक्चुअली 3 तरह के। या तो एटॉमिक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन नहीं हो जिसको वैकेंट बोलते हैं, दूसरा कि जिसमें पेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, और तीसरा जिसमें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो पहले तो कहा जाता है कि एटम में जो है ना ओवरलैपिंग होता है। तो पूछता है किसका ओवरलैपिंग होता है, तो बोला एटम के वैलेंस सेल में जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं उसका ओवरलैपिंग होता है। सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स का नहीं, सिर्फ उसी का जो कि वैलेंस सेल में प्रेजेंट हो। याद रखिएगा, वैलेंस सेल किसी एटम के वैलेंस सेल के एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में ओवरलैपिंग होता है। मतलब ओवरलैपिंग के लिए एलिजिबिलिटी ये होना चाहिए। तो अब पूछता है कि क्या किसी एटम के वैलेंस सेल में जितने सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं वो सब के सब बॉन्ड बना सकते हैं क्या। तो बोला नहीं, सिर्फ ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। एटम उसका वैलेंस सेल में एटॉमिक ऑर्बिटल, वो एटॉमिक ऑर्बिटल जिसमें क्या हो, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो। वैकेंट और तुम्हारा कौन सा, फुलफिल्ड वाला, इसके हिसाब से बॉन्डिंग में नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये कहानी हो गया। अब ये एटम में मान लिया जाए ये कहानी है, तो किसके साथ ओवरलैप करेगा, तो कोई दूसरा एटम होगा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे अनदर एटम, मतलब दूसरा एटम। और ये दूसरा एटम जो होगा वो एक ही एलिमेंट का हो सकता है या फिर दूसरे एलिमेंट का हो सकता है, ठीक है। जैसे ऑक्सीजन है तो इधर भी ऑक्सीजन हो सकता है, या इधर ऑक्सीजन है तो इधर हाइड्रोजन हो सकता है। तो अनदर एटम, इस दूसरे एटम में भी क्या होना चाहिए, तो इस दूसरे एटम में भी क्या होना चाहिए, वैलेंस सेल होना चाहिए। और इस वैलेंस सेल में क्या होना चाहिए, तो फिर बोले कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स होना चाहिए। तो बोला बहुत अच्छी बात है। फिर बोला कैसा एटॉमिक ऑर्बिटल होना चाहिए, फुलफिल्ड, हाफ फिल्ड की वैकेंट। फुलफिल्ड, हाफ फिल्ड की वैकेंट, तो क्या बोलिएगा, हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। कैसा होना चाहिए, हाफ फिल्ड। हाफ फिल्ड मतलब हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। चलिए ठीक है, इसको भी ऐसे रखते हैं, हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब यहां पर भी दो केस बनता है कि जैसे मान लीजिए कोई एटॉमिक ऑर्बिटल s है वैलेंस सेल का इस एटम के पास, इसमें जो एक इलेक्ट्रॉन है मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल में है, दूसरा एटम का भी s ऑर्बिटल है उसके पास भी इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ऐसे लिख दिए।
तो अब यहाँ पर देखिएगा कि दोनों इलेक्ट्रॉन के स्पिन क्या है, सेम है। तो ये दोनों सेम स्पिन वाले जो एटॉमिक ऑर्बिटल जिसमें कि सेम स्पिन में इलेक्ट्रॉन हो, वो दोनों के बीच ओवरलैपिंग नहीं होगा। इसके साथ एक और कंडीशन होना चाहिए कि जो पहला एटम में जो इलेक्ट्रॉन का स्पिन है और दूसरे एटम जिसके बीच ओवरलैपिंग होना है, ठीक है ना, उसका इलेक्ट्रॉन का स्पिन अपोजिट होना चाहिए, ठीक है ना। यदि सेम स्पिन में हो गया, क्योंकि ओवरलैपिंग के दौरान स्पिन चेंज करने का परमिशन नहीं है। ओवरलैपिंग में स्पिन चेंज नहीं होता है इलेक्ट्रॉन का, सिर्फ ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है। तो हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन, मतलब दूसरे एटम में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए, लेकिन साथ में और क्या होना चाहिए बेटा, अपोजिट स्पिन में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। हैविंग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। बोलिए आप कोई तकलीफ, बोलिए आप कोई तकलीफ। देखिए आप लोग नहीं बोलते हैं, खाली मास्टर को खोजते हैं सामने रहे। नो सर, कोई तकलीफ नहीं। ठीक है, तो अब सुनिएगा, अब इस चीज को जोड़ देते हैं, ठीक है। इस दोनों चीज को स्टेटमेंट के रूप में लिख देते हैं। तो किसी एटम के वैलेंस सेल के, किसी एटम के वैलेंस सेल के ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, रिपीट कर रहे हैं, किसी एटम के वैलेंस सेल के ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, वो दूसरे एटम के वैलेंस सेल के उस एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग करके, उस एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ मतलब किस एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ, तो उस एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन हो, ओवरलैप करके, मतलब इस दोनों के बीच में दोनों ही अपने अपने एटॉमिक ऑर्बिटल को ओवरलैप करके किसका फॉर्मेशन करते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। मतलब इस दोनों के बीच में क्या होगा, ओवरलैपिंग होगा। किसका ओवरलैपिंग होगा, एटॉमिक ऑर्बिटल्स का। किस तरह के एटॉमिक ऑर्बिटल्स का, तो वैलेंस सेल के ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो एक एटम के पास, और दूसरा किस तरह का एटॉमिक ऑर्बिटल, उस तरह का कि वैलेंस सेल का एटॉमिक ऑर्बिटल जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन हो, उस दोनों के बीच में क्या होगा, ओवरलैपिंग, और इससे क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड। क्या बनेगा, कोवैलेंट बॉन्ड। समझ में आया, नहीं आया, स्टेटमेंट भारी देखिए ऐसे बोलेंगे, लैंग्वेज बोलेंगे ना, तो ये स्टेटमेंट कभी किसी को याद नहीं हो पाता है, लेकिन इसको हमने स्प्लिट कर दिए ताकि आपको मेन बात याद रखना चाहिए। तो किसी एटम के वैलेंस सेल के वो एटॉमिक ऑर्बिटल जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, दूसरे एटम के वैलेंस सेल के उस एटॉमिक ऑर्बिटल्स के साथ जिसके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन हो, ओवरलैपिंग करके कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। दिस इज कॉल्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का ओवरलैपिंग कंसेप्ट। समझ में आया? यस सर। तो बेसिकली इसमें ओवरलैपिंग किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिटल का किसका ओवरलैपिंग होता है, तो बोलेंगे ऑर्बिटल्स का। एटॉमिक ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग होता है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल के एटम आपस में बॉन्ड बनाता है तो क्या बनता है, मॉलिक्यूल। तो एटम में रहता है एटॉमिक ऑर्बिटल, तो मॉलिक्यूल में कौन सा ऑर्बिटल रहेगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नहीं समझे? अरे जैसे हाइड्रोजन एक एटम है, हाइड्रोजन दूसरा एटम है, तो दोनों एटॉमिक फॉर्म में है, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन रहेगा एटॉमिक ऑर्बिटल में, दूसरा जो एटम है उसमें भी एटॉमिक ऑर्बिटल में। जब दोनों आपस में बॉन्ड बना लिया H2 मॉलिक्यूल, तो मॉलिक्यूल हो गया ना। तो एटम में एटॉमिक ऑर्बिटल होता है और मॉलिक्यूल में कौन सा ऑर्बिटल होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कौन सा होता है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के बारे में और डिटेल पढ़ेंगे, कंसेप्ट का नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है ना। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बाद वही पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ही पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए इसको नोट कीजिए, ये सब आपको नोट करना है। बाकी जो बुक में लिखा हुआ है वो तो पढ़ना ही है। वैसे इतना पढ़ने के बाद जरूरत नहीं पड़ेगा, हम हर चीज लिखा देंगे, लेकिन फिर भी एक होता है ना, मॉड्यूल सामने होना चाहिए। मिटा दें? यस सर, मिटा दें।
चलिए, क्लास रेगुलर करना बहुत ज़रूरी है। यदि क्लास मिस करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा और आपको समझ में नहीं आएगा, फिर आपको लगेगा मास्टर अच्छा नहीं पढ़ा रहा है, हम भी निगेटिव रहेंगे, आप भी निगेटिव हो जाएंगे। कंसेप्ट आप लोग को हम बता ही दिए हैं कि मतलब वो ऑफलाइन में आपको आना है। 20 फरवरी तक हमको लगता है ये शुरू कर देंगे हम। क्लासरूम में जैसे था बिल्कुल वैसे ही आना है। सामने में जो है ना जो सब चीज़ डिस्कस किया ऑलरेडी, ठीक। अब जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के ओवरलैपिंग कंसेप्ट के हिसाब से, ओवरलैपिंग, ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं, ठीक। तो देखो पहले एग्जांपल समझा रहे हैं कि जो स्टेटमेंट दिया ना उसी का सिर्फ एग्जांपल है। अभी पीपीटी में ओवरलैपिंग पूरा कुछ नहीं बोले, सिर्फ बोले कि ये स्टेटमेंट क्या होता है। तो देखिए यहाँ पे H2, तो H2 का फॉर्मेशन हम क्या बोले, मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन एटम के केमिकल कॉम्बिनेशन से होता है, ठीक है। तो एक हाइड्रोजन एटम हुआ, ये दूसरा हाइड्रोजन एटम हुआ। तो अब हम लोग लिखेंगे इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो लिखेंगे 1s1, इसका भी लिखिए तो इसका भी लिखेंगे 1s1। अब इसका डायग्राम बनाइए, ऑर्बिटल डायग्राम, तो लिखेंगे एक इलेक्ट्रॉन। इसमें क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉन विथ अपोजिट स्पिन। आपको लड़का बोला कि सर मान लीजिए इस हाइड्रोजन के पास भी सेम स्पिन वाला इलेक्ट्रॉन रहा तो इस दोनों हाइड्रोजन के बीच बॉन्ड नहीं बनेगा, सिंपल, ठीक है ना। दोनों हाइड्रोजन एटम जो आपस में बॉन्ड बनाने आ रहे हैं उसके पास जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है दोनों का स्पिन मस्ट बी इन अपोजिट, ठीक है। अब देखो एस ऑर्बिटल का मेन जो शेप होता है, मेन जो शेप कैसा होता है, स्फेरिकल। तो स्फेरिकल मतलब ये ऐसे हो गया, इलेक्ट्रॉन यहीं कहीं रहेगा, सब जगह रहेगा, किसी एक जगह तो दिखा नहीं सकते। तो मान लीजिए हम एक पार्टिकुलर समझाने के लिए यहाँ पर दिखा दिए, समझाने के लिए बस वहां पर हम लोग क्या किए, इसको दिखा दिए। तो ये हाइड्रोजन एटम में इस तरह से सीन है, बाकी इलेक्ट्रॉन कहीं भी रह सकता है, समझाने के लिए यहाँ पर दिखा दिए। दूसरा जो हाइड्रोजन एटम है उसमें भी कुछ इसी तरह का सीन है, बस इलेक्ट्रॉन क्या है, अपोजिट स्पिन में है। अब इसी दोनों ऑर्बिटल के बीच क्या होगा, ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग हमेशा ऑर्बिटल के बीच होता है, यहाँ पर क्या होगा, ओवरलैपिंग, ठीक है। तो अब ये जो ओवरलैपिंग हो रहा है, इस ओवरलैपिंग को जरा देखिएगा, ओवरलैपिंग देखिएगा। ये रहा आपको हाइड्रोजन एटम पहला और ये रहा आपको दूसरा हाइड्रोजन एटम, ये ओवरलैपिंग हो गया, दोनों का इलेक्ट्रॉन इस कॉमन स्पेस में आ गया, ठीक है। ये कौन सा ऑर्बिटल था, 1s, ये कौन सा ऑर्बिटल था, 1s, इसको बोलेंगे SS ओवरलैपिंग। कौन सा ओवरलैपिंग, SS ओवरलैपिंग। ये छोड़िए क्या कहेंगे, पहले आप तो ये बताइए हमको कि ये चीज समझ में आया कि ओवरलैपिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है। एक बार फिर से, जैसे जो मॉलिक्यूल दिया है उसमें आप जो है ना जितने सारे एटम हैं सबको आपको अलग अलग लिखना पड़ेगा। तो जनरली हम जो बात करेंगे इसमें डायएटॉमिक मॉलिक्यूल के लिए बात करेंगे, तो ऐसा नहीं कि पॉलीएटॉमिक के लिए अप्लाइड नहीं है, वो है, ठीक है, लेकिन हमको फिगर मतलब बहुत सारा बनाना पड़ेगा। तो इसलिए एग्जांपल हम डायटोमिक का लिए, सिर्फ समझाने के लिए, बाद बाकी फिर लेंगे आगे चल के। तो हम बोले कि H2 मॉलिक्यूल है, इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, तो दोनों एटम आपस में बॉन्ड बनाते हैं। तो VBT कहता है कि दोनों हाइड्रोजन एटम बॉन्ड कैसे बनाता है, तो बोला एक हाइड्रोजन एटम का वैलेंस सेल में जो एटॉमिक ऑर्बिटल होगा जिसके पास की अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो, वो वाला एटॉमिक ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन एटम के वैलेंस सेल के अनपेयर्ड एटॉमिक ऑर्बिटल जिसमें कि अपोजिट साइड में क्या हो, अपोजिट स्पिन में इलेक्ट्रॉन हो, तो उस दोनों के बीच ओवरलैपिंग होगा, ओवरलैपिंग से H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। मतलब आप थोड़ा सा मतलब तोड़ मोड़ के ऐसे समझ लीजिए कि हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक ऑर्बिटल है और दूसरा हाइड्रोजन एटम का जो एटॉमिक ऑर्बिटल है दोनों के बीच ओवरलैपिंग होगा, और इस ओवरलैपिंग से बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो ये जो है ना ये H2 मॉलिक्यूल है और ये क्या है, हाइड्रोजन एटम, और ये क्या है, H2 मॉलिक्यूल। एक हाइड्रोजन एटम इधर, दूसरा हाइड्रोजन एटम, और दोनों एक दूसरे से क्या है, बंधा हुआ। इसके बारे में पूरा कहानी आपको समझाए थे, पहला लेक्चर मेरा इसी पर था ना, पहला लेक्चर मेरा इसी पर था ना जी। बोले थे ना कि 2 हाइड्रोजन एटम को एक दूसरे से बहुत दूर कीजिए, फिर क्लोज लाने की कोशिश कीजिए। तो उस केस में अट्रैक्शन, रिपल्सन, अट्रैक्टिव फोर्स, रिपल्सिव फोर्स, कौन डोमिनेट हो रहा है, एनर्जी कितना चाहिए, फिर बोले थे कॉमन स्पेस में आ जाएगा, एक दूसरे के रीजन को ओवरलैप कर जाएगा। बताए थे कि नहीं बताए थे पहला लेक्चर में। तो देखिए वही बैलेंस बॉन्ड थ्योरम में फाइनली वहीं पर आकर के आया।
ये कंसेप्ट वहीं पर है। तो ये जो दिखाया हुआ है वो H2 मॉलिक्यूल है, ठीक है, और ये दोनों क्या है, हाइड्रोजन एटम है। अब थोड़ा सा और समझते हैं, देखिए थोड़ा सा और समझिए आप। जैसे मान लिया जाए कि आपको क्लोरीन एटम के बारे में बताना, क्लोरीन मॉलिक्यूल के बारे में बताना है, Cl2। तो देखिए क्लोरीन का एक एटम होगा, क्लोरीन का दूसरा एटम होगा, एटॉमिक नंबर 17, एटॉमिक नंबर 17, ठीक है। अब देखिए कॉन्फ़िगरेशन लिखिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p कितना हो गया 5। तो इसका वैलेंस सेल कौन है, तो ये भाई वैलेंस सेल है। तो चलिए वैलेंस सेल का ऑर्बिटल पिक्चर बनाते हैं हम लोग, डायग्रामेटिक पिक्चर। तो यहाँ से बन गया क्या 1 2 3 4 और कौन सा 5, ये क्लोरीन का बन गया। बोलिए अब आपको क्या लगता है कि इसमें 3s और 3p सबसेल, 3s और 3p सबसेल मतलब 3s एटॉमिक ऑर्बिटल और 3p एटॉमिक ऑर्बिटल इस क्लोरीन एटम का वैलेंस एटॉमिक ऑर्बिटल है, मतलब वैलेंस सेल में एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो अब आप देख रहे हैं कि इसमें दो तरह का वैलेंस सेल में ऑर्बिटल है, एक जिसमें फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉन और एक जिसमें क्या है अनपेयर्ड यानी कि हाफ फील्ड, है ना। तो अब बताइए कि VBT के हिसाब से बॉन्ड बनाने के लिए कौन एलिजिबल है, ये या फिर ये या फिर दोनों अनपेयर्ड सर, अनपेयर्ड। ओवरलैपिंग के हिसाब से जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है सिर्फ वही बॉन्ड बनाने के लिए एलिजिबल है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आ गया एक इलेक्ट्रॉन, यानी कि यही वाला ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा। और ये बताइए कौन सा ऑर्बिटल है, S है कि P है। तो 3s2 यहाँ पर है और 3p यहाँ पर 5 है। तो इसका मतलब ये ऑर्बिटल क्या होगा 3p ऑर्बिटल है। बोलिए या तो 3px हो जाए, 3py हो जाए, 3pz हो जाए, कोई भी हो जाए, लेकिन रहेगा तो कौन सा 3p ही रहेगा। सिमिलरली ऐसा ही केस किस में आएगा, दूसरा क्लोरीन एटम में भी आएगा। तो चलिए गीत गाना शुरू करते हैं। 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 और 3p कितना हो गया 5। सेम चीज इसके लिए भी कीजिए। 3s में 2 इलेक्ट्रॉन, 3p में कितना इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3। और ये देखिए अपोजिट स्पिन में इलेक्ट्रॉन को रखें। यहाँ पर देखिए कैसा है क्लॉकवाइज स्पिन, यहाँ पर कौन सा है एंटी क्लॉकवाइज स्पिन। तो इसमें भी जो बॉन्ड बनाने के लिए एलिजिबल हुआ वो कौन सा हुआ, ये हुआ। और ये भी इसमें भी कौन सा है 3p ऑर्बिटल है ना, बोलिए कौन सा है 3p। और मान लीजिए कि ये जो 3p ऑर्बिटल है तो 3px हो सकता है, 3py हो सकता है, 3pz हो सकता है। तो आप मान लीजिए कि ये 3px है और इसको भी मान लीजिए कि ये भी क्या है 3px। अब आप पूछिए कि सर ये 3px है तो ये भी 3px होगा, जरूरी है, जरूरी नहीं है। लेकिन यदि ये 3px नहीं रहा 3py हो गया तो फिर बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो ओरिएंटेशन मतलब एक चीज और आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि बॉन्डिंग के लिए और क्या एक रिक्वायरमेंट पड़ गया कि जो ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेगा। देखिए एटॉमिक ऑर्बिटल जो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करेंगे उसका क्या क्या कंडीशन होना चाहिए, मतलब क्या क्या उसमें प्रॉपर्टी होना चाहिए। तो पहला वो वैलेंस सेल का होना चाहिए, क्या होना चाहिए वैलेंस सेल का होना चाहिए। दूसरा बात है वो कैसा होना चाहिए हाफ फील्ड होना चाहिए, क्या होना चाहिए हाफ फील्ड मतलब एक ही इलेक्ट्रॉन हो। और तीसरा क्या है कि प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, क्या होना चाहिए प्रॉपर ओरिएंटेशन, ठीक है। प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए ऑर्बिटल के पास में, एटॉमिक ऑर्बिटल के पास में, तभी ये ओवरलैपिंग के लिए क्या रहेगा माना जाएगा एलिजिबल है, अदरवाइज एलिजिबल नहीं माना जाएगा। तो ये बात समझ में आया पहले जो हम यहाँ तक लिखाए हैं। यस सर। तो यहाँ पर हम अभी बोले कि मान लेते हैं कि ये 3px ऑर्बिटल है तो ये भी 3px है, ऐसा हम मान लिए हैं। होगा जरूरी नहीं है, नहीं हुआ बॉन्ड नहीं बनेगा, यदि ऐसा रहा तभी बॉन्ड बनेगा। क्योंकि आप सैंपल लेते हैं तो क्लोरीन का जरूरी है एक एटम और एक एटम, दो ही एटम होगा सैंपल में, उसमें तो अरबों खरबों एटम होंगे। तो जिस एटम के बीच में ये कॉम्बिनेशन बैठेगा वही एटम केमिकली कंबाइन होगा, ओवरलैप करेगा। जिसके बीच नहीं बैठेगा ये कंडीशन नहीं अप्लाइड होगा, उसके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। तो एटॉमिक ऑर्बिटल का प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, ठीक है, और उसके लोब का भी प्रॉपर ओरिएंटेशन होना चाहिए, ये भी बताएंगे।
चलिए अब देखिए क्लोरीन मॉलिक्यूल बनेगा कैसे। तो देखिए इसको यहाँ तक मिटा दें। चलिए ऊपर में हम बना देते हैं। देखिए यहाँ पर आप बोले 3p3px, तो ये मान लीजिए न्यूक्लियस है पहला क्लोरीन एटम का, और ये हम इसको x एक्सिस पर लिए हैं, तो ये कौन सा बन जाएगा 3px। बीच में कौन सा रहेगा क्लोरीन का न्यूक्लियस। उसी तरह से दूसरा जो क्लोरीन रहेगा वो इस तरीके से रहेगा, उसमें भी सेम बात, ये भी 3px है ना। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, देखिए इस लोब में और इस लोब में इलेक्ट्रॉन के रहने का प्रोबेबिलिटी 50% है, मतलब आधा चांस है कि इसमें रहे, आधा चांस है कि इसमें रहे। तो हम यदि इसमें रह गया और इसका इसमें रह गया तो फिर बॉन्ड नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो हम ये मान के चल रहे हैं कि इस क्लोरीन एटम का इस लोब में इलेक्ट्रॉन है और इस क्लोरीन एटम का p ऑर्बिटल में इस लोब में इलेक्ट्रॉन है, ये ऐसा मान रहे हैं। ऐसा होगा तभी बॉन्ड बनेगा, अदरवाइज नहीं बनेगा। तो अब देखिए इस दोनों के बीच में क्या होगा बाबू, ओवरलैपिंग होगा। तो ओवरलैपिंग होगा तो क्या होगा, इधर देखिए बोर्ड थोड़ा छोटा है, ये देखिए दिखा आप लोगों को, साइड वाइज हो रहा है सर। नहीं हेड ऑन हो रहा है। ये जो p ऑर्बिटल का ये हेड माना जाता है और ये कौन सा साइड माना जाता है। तो यहाँ पर तुम देखो तो दोनों क्या हो रहा है, सीधा सीधी विड़ंत कर रहा है ना, हेड टू हेड हो रहा है ना। यस। तो हेड टू हेड ओवरलैपिंग यहाँ पर हो रहा है। जब पहला ओवरलैपिंग होता है ना तो हेड टू हेड ही होता है। जब दो एटम आपस में ओवरलैप करने आते हैं तो फर्स्ट ओवरलैपिंग हेड टू हेड ही होगा। अब उससे एक से ज्यादा ओवरलैपिंग पॉसिबल है तो बाकी के जितने ओवरलैपिंग होंगे, एक को हेड और हेड के अलावा बाकी जितने ओवरलैपिंग होंगे सब के सब साइड वाइज होंगे। एक से ज्यादा हेड ऑन ओवरलैपिंग दो एटम के बीच में संभव नहीं है, ठीक है। ये धीरे धीरे चीज आपको समझ में आएगा। तो अब देखिए क्लोरीन एटम, ये क्लोरीन एटम, ये दोनों अलग अलग क्लोरीन एटम का एटॉमिक ऑर्बिटल है, दोनों के बीच में ओवरलैपिंग हुआ। ओवरलैपिंग से क्या बन गया, क्लोरीन मॉलिक्यूल। एक एटम का क्लोरीन मॉलिक्यूल में दोनों ही क्लोरीन एटम है, ठीक है ना। दोनों का इलेक्ट्रॉन देखिए कॉमन स्पेस में आ रहा है। इस इलेक्ट्रॉन पर इस न्यूक्लियस का भी कंट्रोल है और इस इलेक्ट्रॉन पर इस न्यूक्लियस का भी कंट्रोल है। तो जब एक ही चीज पर दो लोगों का कंट्रोल हो तो उसी को ना साझेदारी कहते हैं। बोलिए साझेदारी किसको कहते हैं, साझेदारी का यही मीनिंग ना हुआ, बोलिए ना जी। यस सर। तो बाकी लोग कहाँ है, मयंक वयंक सब सब जो है गायब है जी। अंजलि गायब है, मतलब सब लोग मतलब गायब हो गया है। खाली जेसिका डेली रहती है, कशिश पर भी डेली रहती है। दोनों को हम देख रहे हैं। थैंक यू डेली क्लास करने के लिए। हम लोग को भी तो एनर्जी इसी से मिलता है ना कि क्लास कम से कम 5 बच्चा ही है तो डेली करें। सर हम भी आते हैं। चुप नला कहीं का, तुम कभी किस नाम से आता, हमको नाम ही समझ में आता है तुम्हारा। आते हैं लेकिन रोज। तब ठीक है। तो ये समझ में आया कि क्लोरीन के बीच में ओवरलैपिंग कंसेप्ट कैसे अप्लाई करेंगे। तो आप ये बताइए। एक और बात है। हाँ बोलो ना। बोल रहे हैं सर इतना ज्यादा इसमें कंडीशन दिया है, कभी कोई बात हुआ है फिर मान लीजिए भूल गए तो कैसे याद रखें। देखो इतना प्रैक्टिस कराएंगे। कोवैलेंट बॉन्ड में जो पढ़ना है तुमको, अभी से जितना क्लास चलेगा, हमको लगता है कम से कम 6-7 क्लास अभी चलेगा लगातार इसी का। तो उसमें इतना मॉलिक्यूल का प्रैक्टिस होगा, इतना सब चीज होगा कि तुम सारा कंडीशन तुमको याद रह जाएगा। और ये तो बेसिक कंडीशन बताए हैं कि वैलेंस सेल, पहले भी बताया था कि वैलेंस सेल के इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में। अब वैलेंस सेल का इलेक्ट्रॉन के बदले बोल दिया ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करता है। तो ऑर्बिटल का क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो क्राइटेरिया ऐसे होना चाहिए। और अभी तुमको ये लग रहा है कि सर ये px के साथ ही करना चाहिए, ये तो फिर पाथापची वाला है। तो हम तुमको अभी बता रहे हैं कि ओवरलैपिंग में कौन किसके साथ करेगा नहीं करेगा, SS ओवरलैपिंग, SP ओवरलैपिंग, PP ओवरलैपिंग, PD ओवरलैपिंग, ये हर ओवरलैपिंग हम बहुत डिटेल में बताएंगे। इसी के लिए तो जो है ना हम मतलब स्पेशलिस्ट इसी चीज के हैं, ठीक है। कि ओवरलैपिंग ऐसा जबरदस्त बताएंगे कि तुम कोई कितना वेरिएशन ला दे वो तुम मतलब मैथमेटिकली बताएंगे, याद करने नहीं बताएंगे कुछ भी। अभी तो हम सिर्फ उसके स्टेटमेंट को जस्टिफाई कर रहे हैं,
एग्जाम्पल के थ्रू कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का क्या कहना था। ठीक है, ये बस एक खाली क्या है, ये सिर्फ चरखा में पिन लगा है, बाकी अभी सूता लगाना काटना ये सब बहुत बाकी है, ओवरलैपिंग में ही चलेगा। ठीक, तो ये एग्जाम्पल था कि किस तरह से दो एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल के बीच ओवरलैपिंग से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है और उससे किस तरह कोवैलेंट मॉलिक्यूल बनते हैं। अब यहाँ पर आएगा कि ओवरलैपिंग का क्या शर्त है। तो पहला तो बहुत सारा शर्त आप जान ही गए, कैसे एटॉमिक ऑर्बिटल जो वैलेंस शेल के हो, जिसमें हाफ फील्ड हो, जिनका प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, और एक कंडीशन और है वो भी हम बता रहे हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप देखिए कि ओवरलैपिंग क्या होता है, ओवरलैपिंग कैसे कराते हैं हम ये सब बताएंगे। हर चीज मैथमेटिक्स है पूरी तरह से, इसमें कोई केमिस्ट्री है ही नहीं कहीं पर, खाली इलेक्ट्रॉन आ रहा है यही केमिस्ट्री है। तो अब देखिए टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग पहले सीखिए, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग के टाइप, यहीं से आपको क्लियर हो जाएगा सब चीज कि किसके बीच में इतना कंडीशन जो आ रहा है। बारी बारी से कंडीशन को देखेंगे, बहुत बारीक स्टडी किया जाता है। ठीक है, तो देखिए पहले तो ओवरलैपिंग के टाइप को समझने के लिए हमको एटॉमिक ऑर्बिटल का शेप समझना पड़ेगा। तो आप ऐसे देखिए कि मान लिया जाए कि हम एस ऑर्बिटल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, एस ऑर्बिटल की बात करते हैं। तो एस ऑर्बिटल कैसा होता है, स्फेरिकल, कैसा होता है, स्फेरिकल। तो आप बताइए कि ये स्फेरिकल, फुटबॉल में कोई एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होगा, फुटबॉल का जो शेप होता है वो क्या है, किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। देखो रिप्रेजेंट करने का यहाँ पर क्या मीनिंग है, तुम ये बताओ कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड न्यूक्लियस के चारों तरफ है तो वो क्या लग रहा है, एक्स एक्सिस की तरफ है कि वाई एक्सिस की तरफ है कि जेड एक्सिस की तरफ है, किधर ज्यादा है, बोलो किधर ज्यादा है, किधर भी नहीं है, किधर भी नहीं है। यानी किधर भी नहीं है मतलब किसी भी एक डायरेक्शन को बताना, हर डायरेक्शन में इक्वल है, तो इसका मतलब ये नॉन डायरेक्शनल हुआ। ये कौन हुआ, नॉन डायरेक्शनल। और इसमें कभी भी साइड नहीं होता है, जब भी होता है तो हेड होता है, इधर भी जाओगे तो हेड, इधर भी जाओगे तो हेड 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 हेड, इधर कोई साइड नहीं होता। ठीक है ना, तो ये तुम्हारा कैसा होता है, एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है, नॉन डायरेक्शनल, किसी पार्टिकुलर एक्सिस की तरफ या किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ नहीं बताता है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का जो क्लाउड होता है किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ओरिएंटेड नहीं होता है, ऑल एक्सिस पर बिल्कुल सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ठीक है, तो नॉन डायरेक्शनल हुआ। ठीक है ना, तो इसका सिर्फ क्या होगा, हेड बात करेंगे, इसके लिए साइड की बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ हेड होगा, तो इसका ओवरलैपिंग भी क्या होगा, सिर्फ हेड ऑन। ठीक है, इधर देखो पी ऑर्बिटल के लिए बात करते हैं। अब पी ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो कैसा होता है, पी ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है, डम्बल शेप होता है, ये स्फेरिकल शेप है। पी ऑर्बिटल होता है डम्बल। अब ये जो डम्बल शेप होता है, तो तुम ये बताओ कि डम्बल शेप में जो न्यूक्लियस के अबाउट में इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या हर एक्सिस के अबाउट में एक जैसा है या किसी पार्टिकुलर एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड रिप्रेजेंट कर रहा है, सर पार्टिकुलर एक्सिस, पार्टिकुलर एक्सिस की तरफ कर रहा है। देखिए यदि हम इधर को एक्स एक्सिस मान ले, इस तरह को एक्स एक्सिस मान ले, तो इसका मतलब है कि इसके जो लोब है एक्स एक्सिस की तरफ इंगित कर रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि ये जो दिख रहा है ना, ये कैसा हो गया, डायरेक्शनल हो गया ना। तब तो ये कैसा हो गया, डायरेक्शनल। एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है, पी ऑर्बिटल कैसा होता है, डायरेक्शनल। तो इस वाले पोर्शन को पढ़ते हैं हम लोग हेड, और इस वाले पोर्शन को पढ़ते हैं हम लोग साइड। इसको पढ़ेंगे क्या, हेड, और इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, साइड। समझ में आ गया, बोलो। यस सर। हाँ, लेकिन इसमें कोई हेड साइड नहीं है, इसमें सिर्फ और सिर्फ हेड बोलेंगे, साइड की बात ही नहीं करेंगे इसमें। ठीक है, सिमिलरली डी ऑर्बिटल का डबल डंबल होता है, तो डबल डंबल एक को यहाँ पर ऐसे लगा दो तो उसमें भी क्या होगा, हेड होगा और साइड होगा। ठीक, चलिए तो अब देखिए सर दूसरा टॉप नोट जो होता है,
वो तो उसकी बात ही अलग करते हैं, पीजेड के बारे में ना, डीजेड स्क्वायर के बारे में, पीजेड नहीं डीजेड स्क्वायर। यस सर। हाँ तो डीजेड स्क्वायर में फिर रहेगा, साइड रहता है, हेड भी रहता है, ठीक है। बारी बारी से डीडी ओवरलैपिंग जब बताएंगे ना तो हर चीज क्लियर करते हुए चलेंगे, ठीक। कोनिकल वाला, क्या बोला? कोनिकल जो है, हाँ, जिसमें कोनिकल सरफेस होते हैं नोडल प्लेन के रूप में। नोडल प्लेन नहीं होता है, कोनिकल नोडल सरफेस होते हैं, हम ही ना बताए थे। तब चलिए आइए इधर देखिए इधर। तो टाइप्स ऑफ जो ओवरलैपिंग है, हमारा यहाँ पर जो टॉपिक लिखे थे टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, तो दो ही तरह के ओवरलैपिंग हो सकते हैं। ओवरलैपिंग का जो टाइप है उसमें ओवरलैपिंग कितने तरह का हो सकता है? सिर्फ दो तरह का। या तो हेड ऑन ओवरलैपिंग होगा, हेड ऑन ओवरलैपिंग, इसको कोएक्सियल ओवरलैपिंग भी कहते हैं। बॉन्डिंग तो अब शुरू हुआ है, इससे पहले तो 9th-10th लेवल का बात हो रहा था, जो शुरू हुआ है बॉन्डिंग अब शुरू हुआ है। तो ये पहला हुआ हेड ऑन ओवरलैपिंग, या जिसको कोएक्सियल ओवरलैपिंग कहते हैं। और दूसरा जो ओवरलैपिंग होता है वो होता है साइड वाइज, साइड वाइज ओवरलैपिंग। और साइड वाइज ओवरलैपिंग का दूसरा नाम होता है कोलैटरल ओवरलैपिंग, ठीक है ना, कोलैटरल ओवरलैपिंग। अब देखिए, यदि कहीं पर भी साइड वाइज मतलब हेड ऑन ओवरलैपिंग होता है, तो हेड ऑन ओवरलैपिंग की वजह से इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो दो एटम के न्यूक्लियाई के एलोंग होता है, ठीक है ना। आएगा आएगा, अभी ज्यादा टेंशन नहीं लेना, ये बात आएगा। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो दो एटम के बीच में होते हैं ना, दो एटम के न्यूक्लियाई के बीच में, वो सिलिंड्रिकल मैनर में होता है। तो इस तरह के बॉन्ड, मतलब इस तरह का अट्रैक्शन, इस तरह के इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग पढ़ते हैं सिग्मा बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। यानी कि कहीं पर भी हेड ऑन ओवरलैपिंग हुआ है या कोएक्सियल ओवरलैपिंग हुआ है तो उससे कौन सा बॉन्ड बनेगा? सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। हेड ऑन ओवरलैपिंग, कोएक्सियल ओवरलैपिंग मतलब कौन सा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड। और साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाए या कोलैटरल ओवरलैपिंग हो जाए तो वहां पे कौन सा बॉन्ड बनता है? पाई बॉन्ड। यही तो गड़बड़ है बेटा, यही तो सब बात नहीं बताएगा कोई जो हम बताएंगे। कोलैटरल ओवरलैपिंग से भी दो तरह के बॉन्ड बन सकते हैं, या तो पाई बॉन्ड बनेगा, दो बॉन्ड ही बनेगा सर। हाँ दो ही बनेगा, दो ही टाइप का बन ही सकता है, इससे ज्यादा नहीं बनेगा। तो सर मतलब पाई और सिग्मा बॉन्ड कंफर्म ही है सर? नहीं, क्या कंफर्म नहीं है, फिर से बोलना। यदि एक ओवरलैपिंग हुआ है तो सिग्मा बॉन्ड तो कंफर्म है। दो ओवरलैपिंग हुआ है तो उस सीन में देखना पड़ेगा कि जो ओवरलैपिंग वो पाई बॉन्ड बनाए कि डेल्टा बॉन्ड बनाए। इसके बारे में लोग कोई बात ही नहीं करता, और जेई में पूछ दिया था। तो हम बात कर रहे हैं कि साइड वाइज ओवरलैपिंग में दो तरह के बॉन्ड बन सकते हैं, या तो पाई बॉन्ड बनेंगे या तो डेल्टा। इसके बनने का जो प्रोबेबिलिटी होता है 2% होता है, लेकिन 2% मॉलिक्यूल हमारे पास है, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि मॉलिक्यूल एग्जिस्ट ही नहीं करता है जिसमें कि डेल्टा बॉन्ड होता है, ठीक है। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग ऑलवेज फॉर्म्स पाई बॉन्ड, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, ठीक है ना। साइड वाइज ओवरलैपिंग से यही लोग बोलता है बाप कैसे बेटा, साइड ओवरलैपिंग से कौन सा बॉन्ड बना? सिग्मा। पाई साइड वाइज से कौन सा बना? पाई। तुम्हारे पंकज सर भी यही बोले होंगे, देख लेना। लेकिन साइड वाइज ओवरलैपिंग से ये भी साइड वाइज ओवरलैपिंग से ही बनता है, चाहे 10 मॉलिक्यूल में बने, है ना। तो आपको बोलना पड़ेगा ना, डेल्टा बॉन्ड बनता है ना, तो आपको बोलना पड़ेगा कि हेड ऑन से बना कि साइड वाइज से। तो ये डेल्टा बॉन्ड जो बनता है वो आपको साइड वाइज ओवरलैपिंग से बनता है, लेकिन ये बहुत